हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती 2025 का जो हमारा यहाँ पे इकोनॉमिक सब्जेक्ट है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस सेशन में आप सभी बने रहिए। लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है उसका नाम है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। अब सूक्ष्म अर्थशास्त्र इसी को क्या बोलते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र भी बोलते हैं, इसी को मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, इसको लघु अर्थशास्त्र भी कहा जाता है और इसको कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके हमने आगे और भी डिस्कस किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ये जान लेते हैं कि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र को 2 पार्ट्स में कब कन्वर्ट किया गया था। 1933 में ओस्लो विश्वविद्यालय जो कि नारू में स्थित है के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर रेगनर फ्रीस थे। उन्होंने अर्थशास्त्र को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसे व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, उसका जो अन्य नाम है वो है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, लघु अर्थशास्त्र, छोटा अर्थशास्त्र या फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र, और इसी को हम क्या बोलते हैं? कीमत सिद्धांत यानी कि प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो सेकंड पार्ट्स था ओस्लो विश्वविद्यालय नार्वे के जो प्रोफेसर थे रेगनर फ्रीस, उन्होंने अर्थशास्त्र को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट किया था। तो जो सेकंड पार्ट है उसका वो है यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र, जिसके बारे में हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र है, समष्टिगत अर्थशास्त्र को बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका जो अन्य नाम है वो है व्यापक अर्थशास्त्र, बृहत अर्थशास्त्र, इसी को बोला जाता है सामूहिक अर्थशास्त्र, और इसके जो अन्य नाम है वो है आय तथा रोजगार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे जो अर्थशास्त्र की पहली शाखा थी सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की, इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक भी वही है कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे ये शब्द बना और इसके डेफिनेशन एंड इसके जो टाइप्स हैं वो सारी चीजें आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो शब्द ग्रीक भाषा के मैक्रोस यानी कि MICROS माइक्रो से बना है, जिसका अर्थ होता है लघु या सूक्ष्म। तो जो माइक्रो यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोस से बना है, जिसका अर्थ होता है लघु या सूक्ष्म। देन हम यहाँ पे देखेंगे कि जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट फर्म, विशिष्ट उद्योग अथवा विशिष्ट मूल्य का अध्ययन किया जाता है। इट मीन्स कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स सूक्ष्म अर्थशास्त्र होता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि किसी इंडिविजुअली एक व्यक्ति का, इंडिविजुअली किसी एक फर्म का, और किसी इंडिविजुअली एक उद्योग का, और इंडिविजुअली किसी वस्तु के मूल्य का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। इसके अपोजिट जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है उसमें सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, इसको कीमत सिद्धांत क्यों कहा जाता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि किसी वस्तु अथवा सेवा की कीमत किस प्रकार निर्धारित होती है। यही कारण है कि इसे क्या बोला जाता है? कीमत सिद्धांत कहा जाता है। इससे किसी वस्तु अथवा जो सेवा की कीमत होती है उसको क्या किया जाता है? निर्धारित किया जाता है, इसीलिए इसको अब कीमत सिद्धांत कहा जाता है। इसके और अन्य नाम भी हैं। पहले हमने देखा था इसका जो अन्य नाम है वो थे लघु या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, छोटा अर्थशास्त्र, इसी को बोला जाता है छोटा अर्थशास्त्र, और इसी को बोला जाता था यहाँ पे कीमत सिद्धांत। अब इसी के और थोड़ा सा अन्य नाम है यहाँ पे, वो है देखेंगे हम यहाँ पे अभी इसके अन्य नाम, अणु या फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र, वैयक्तिक पद्धति, अब या फिर आर्थिक दृष्टि भाव। एग्जामिनर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछ सकता है कि अणु अर्थशास्त्र क्या है या फिर वैयक्तिक अर्थशास्त्र क्या है, सूक्ष्म छोटा अर्थशास्त्र या कीमत सिद्धांत या फिर आर्थिक दृष्टि भाव क्या है, तो सब ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के ही नाम है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो डेफिनेशन दी है
वो इकोनॉमिक्स हुए हैं प्रोफेसर वॉल्डिंग। इन्होंने एक डेफिनेशन दी है सूक्ष्म अर्थशास्त्र की। यहाँ पे हम परिभाषा देखेंगे। उन्होंने बोला है कि जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है वो विशिष्ट आर्थिक घटनाओं तथा उनकी पारस्परिक प्रतिक्रिया का क्या करता है, अध्ययन करता है। प्रोफेसर वोल्डिंग के अनुसार जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र होते हैं वो विशिष्ट आर्थिक घटनाओं का एवं जो उनकी पारस्परिक प्रतिक्रियाएं यानी कि एक्टिविटीज होती है उसका यहाँ पे क्या करता है, वो अध्ययन करता है। अब हम नाउ नेक्स्ट देखेंगे हेडरसन या फिर क्वांट की डेफिनेशन। इन्होंने बोला है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तियों के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है इसमें व्यक्तियों के जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अब हम एक डेफिनेशन और देखेंगे, ये भी फेमस इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने एक डेफिनेशन दी है, वो है प्रोफेसर चैम्बरलिन। इन्होंने बोला है कि जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र पूर्णतया व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित है तथा इसका संबंध अंतर वैयक्तिक संबंधों से भी होता है। इन्होंने एक डेफिनेशन दी है। इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन जो कि तो आप इसको लर्न कर लीजिए ताकि एग्जाम में काम आ सके। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है इसकी कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं यानी कि इसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सूक्ष्म अर्थशास्त्र की यहाँ पे जो शाखा है उसका नाम है वस्तु कीमत सिद्धांत, जिसे बोला जाता है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया है साधन कीमत सिद्धांत, जिसको बोला जाता है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे आर्थिक कल्याण सिद्धांत, जिसे बोला जाता है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स वेलफेयर। अब हम यहाँ पे बात करेंगे जो कीमत सिद्धांत है, कीमत निर्धारण सिद्धांत। इसके अंतर्गत किस किस चीजों का हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं तो हम यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कि वस्तु कीमत सिद्धांत के अंतर्गत उपभोक्ता के व्यवहार का जो सिद्धांत होता है उसका यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। नाउ नेक्स्ट है इसी में किया जाता है उत्पादन एवं लागत सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो सेकंड था हमारा साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत यानी कि साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत, इसमें हम बात करेंगे कि जो ये साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत है इसके अंतर्गत मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। जैसे आपने इकोनॉमिक्स में देखा होगा कि मजदूरी का सिद्धांत क्या होता है, लगान किसे कहते हैं, ब्याज क्या है एंड प्रॉफिट क्या है। तो ये सारी चीजें हम किस थ्योरी के अंतर्गत करते हैं, साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। अब हम देखेंगे कि जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र की कौन कौन सी यहाँ पे टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सूक्ष्म अर्थशास्त्र का फर्स्ट जो प्रकार है वो है सूक्ष्म स्टैटिक्स यानी कि माइक्रो स्टैटिक्स। दूसरा है तुलनात्मक सूक्ष्म स्टैटिक्स, जिसे बोला जाता है कंपैरेटिव माइक्रो स्टैटिक्स। एंड यहाँ पे थर्ड है सूक्ष्म प्रावेगिक, जिसे बोला जाता है यहाँ पे डायनामिक स्टैटिक्स। इसका जो नाम है इसको बोला जाता है डायनामिक स्टैटिक्स। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का जो फर्स्ट टाइप से है वो है सूक्ष्म स्टैटिक्स यानी कि माइक्रो स्टैटिक्स। इसे किसे बोलते हैं वो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। सूक्ष्म स्टैटिक्स विश्लेषण में किसी दी हुई समयावधि में संतुलन की विभिन्न सूक्ष्म मात्राओं यानी कि माइक्रो क्वांटिटीज की पारस्परिक संबंधों की यहाँ पे क्या की जाती है, व्याख्या की जाती है। इस विश्लेषण में यह मान लिया जाता है कि संतुलन की स्थिति एक निश्चित समय बिंदु से संबंधित होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का फर्स्ट टाइप था सूक्ष्म स्टैटिक्स, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो सूक्ष्म मात्रा यानी कि माइक्रो क्वांटिटीज होते हैं उनके जो पारस्परिक संबंध होते हैं उनकी यहाँ पे व्याख्या की जाती है एंड देन कभी परिवर्तित नहीं होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट तुलनात्मक सूक्ष्म स्टैटिक्स यानी कि कंपैरेटिव माइक्रो स्टैटिक्स क्या होता है, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि तुलनात्मक सूक्ष्म स्टैटिकी विश्लेषण विभिन्न समय बिंदु पर विभिन्न संतुलन का
तुलनात्मक अध्ययन करता है, परंतु यह पुराने संतुलन के बीच में संक्रमण काल पर कुछ भी प्रकाश नहीं डालता। यह विश्लेषण एक संतुलन से दूसरे संतुलन पर पहुंचता है, परंतु यह नहीं बताता है कि संक्रमण काल में क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मांग और पूर्ति के संतुलन के परिणाम स्वरूप बाजार में किसी वस्तु की कीमत, यानी कि किसी एक्स वस्तु की कीमत मान लेते हैं यहाँ पे कितनी है, 15 रुपए है, ठीक, 15 रुपीज है। अब इन्हीं कारणों से मांग और पूर्ति का पुराना संतुलन टूटता है और नए संतुलन से वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, 10 रुपए हो जाती है। पहले इसकी कीमत क्या थी, किसी वस्तु की 15 रुपए कीमत थी, अब ये 10 रुपए हो जाती है। तो सूक्ष्म स्टैटिक्स विश्लेषण इन दोनों की आपस में तुलना तो करता है, यहाँ पे ये बताएगा कि जो 15 रुपया था वो 10 रुपए कैसे है, इसका तुलना तो करता है, परंतु यह नहीं बताता कि संतुलन किस क्रिया से स्थापित हुआ था। इट मीन्स कि जो इसका रीजन था 15 से 10 रुपए किसी वस्तु की कीमत होने का क्या कारण था, यह स्पष्ट नहीं करता। इस प्रकार से उसमें स्टैटिक विश्लेषण में केवल दो ही चित्र, जो स्थिर चित्रों की क्या की जाती है, यहाँ पे तुलना की जाती है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे सूक्ष्म प्रायोगिक अर्थशास्त्र, जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का टाइप्स है थर्ड, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। इसके अंतर्गत इस विश्लेषण के माध्यम से हम पुराने संतुलन से नए संतुलन की ओर क्या करते हैं, अग्रसर करते हैं। यह विश्लेषण पुराने या नए संतुलन के संक्रमण काल को प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति के संतुलन का परिणाम होती है। जो किसी वस्तु की कीमत होती है, प्राइस, वो क्या होती है, मांग और पूर्ति के संतुलन का परिणाम होती है। अब मान लीजिए कि बाजार में उस वस्तु की मांग घट जाती है, मांग के घट जाने से बाजार में मांग पूर्ति का संतुलन टूट जाएगा। एक संभावना यह है कि वस्तु की कम कीमत पर नया संतुलन स्थापित होने से पूर्व असंतुलनों की एक श्रृंखला उत्पन्न हो गई है, और यह विश्लेषण उन सभी घटनाओं का पूर्ण अध्ययन करता है जो पुराने संतुलन में बाधा डालने और नई संतुलन के स्थापित होने तक के जो संक्रमण काल में घटित होती है और घटित होती है। दूसरे शब्दों में इस विधि के द्वारा संक्रमण काल की सारी घटनाओं का पूरा चित्र प्राप्त किया जाता है। इट मीन्स कि अगर किसी वस्तु की मांग, ठीक है, मांग और पूर्ति किस पे डिपेंड करती है, मांग और पूर्ति कीमत पे डिपेंड करती है। यदि किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है तो फिर उसकी पूर्ति में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। देन किसी वस्तु की पूर्ति में कमी, मांग में कमी होती है तो उसकी पूर्ति हम इजीली पूर्ण कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। इसीलिए जो मांग और पूर्ति होते हैं इनके बीच धनात्मक संबंध पाया जाता है। इट मीन्स की मांग और पूर्ति के बीच क्या होता है, धनात्मक संबंध पाया जाता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे आगे कि जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र होते हैं ये क्या करता है, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी इंडिविजुअली एक व्यक्ति का यहाँ पे क्या करेगा, ये अध्ययन करेगा। एक व्यक्ति का करेगा, एक फर्म का करेगा, एक उद्योग का करेगा, और किसी वस्तु के जो सिंगल वस्तु होगी उसके मूल्य का यहाँ पे क्या करेगा, ये अध्ययन करेगा। देन छोटे छोटे चरों का यहाँ पे क्या करता है, ये अध्ययन करता है और व्यक्तिगत मूल्य का निर्धारण करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले ही बता चुकी हूँ, जो छोटे छोटे चर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है, फर्म है, उद्योग है, इनका ये क्या करता है, इंडिविजुअली तरीके से अध्ययन करते हैं। देन इसके अपोजिट जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है वो सामूहिक रूप से सभी समस्त आर्थिक क्रियाओं का, जो समस्त अर्थव्यवस्था की जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनका क्या करता है, वो अध्ययन करता है। एंड व्यक्तिगत मूल्य का यहाँ पे क्या करेगा, ये निर्धारण करेगा। पर्टिकुलरली किसी एक वस्तु का यहाँ पे निर्धारण करेगा। अब हम देखेंगे कि जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है इसका प्रयोग और इसकी आवश्यकताएं क्यों पड़े, यूज एंड नीड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है इसका जो आवश्यकता है या प्रयोग होता है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए किया जाता है। एंड देन आर्थिक समस्याओं के निर्णय में सहायक होता है। जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र होता है, जो आर्थिक समस्याओं के निर्णय होते हैं उसमें क्या होता है, सहायक होता है। आर्थिक नीति के निर्धारक में ये सहायक होता है और आर्थिक कल्याण की जो शर्तें होती हैं उसका भी क्या करता है, निरीक्षण करता है। अर्थव्यवस्था की जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं उसमें समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र दोनों का होना कंपलसरी है, क्योंकि जो समष्टि अर्थशास्त्र है, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के क्या माने जाते हैं, रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। तो
ये तो थी आज हमने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे बात करी कि जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। देन इसके बाद जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र की डेफिनेशन थी, कौन कौन से अर्थशास्त्र ने यहाँ पे परिभाषा दी थी, उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा कि जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र की जो शाखाएं हैं यानी कि ब्रांचेज हैं, उनके बारे में हमने यहाँ पे अध्ययन किया। एंड देन इसके जो टाइप्स हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे अध्ययन किया। और लास्ट में हमने इसकी विशेषताएं देखी और जो इसकी जो आवश्यकता है या यूजेज है उसके बारे में देखा। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस चैनल से लाभ ले सके और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।